Hello, students. Welcome to King's Academy. I am Puneet, your economic teacher. तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के द्वारा लागू की गई थी या क्रियान्वित की गई थी। जो योजना आयोग का समापन 2014 में ही कर दिया गया है और इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलती है या पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई जाती है। अब नीति आयोग के तहत 3 सूत्री कार्यक्रम 5 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्ष के लिए सॉरी 5 नहीं 3 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्षों के लिए कार्यक्रम लाए जाते हैं विकास के लिए। तो हम जानेंगे आज की क्लास में कि पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन से लागू की गई, उनके कौन किस किस पंचवर्षीय योजना का क्या क्या उद्देश्य था और वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कितनी सफल रही और कितनी असफल रही। तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के राष्ट्र नेताओं के जिम्मे ये आया कि अब भारत का विकास कैसे होगा, क्योंकि अंग्रेजी शासन तो ब्रिटिश शासन तो हट गया था। अब पूरा का पूरा जो है भारत का विकास एवं समृद्धि, इसको विकसित करना, जो भी संबंधित विकास से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां थी वो भारत के राष्ट्रीय नेताओं के कंधों पर आ चुकी थी। अब भारत के राष्ट्रीय नेता रूसी क्रांति और समाजवादी पार्टी से अत्यधिक प्रेरित थे। वह यूएसएसआर के द्वारा विचारों एवं समाजवादी प्रेरणा से प्रेरित थे। अब यूएसएसआर द्वारा रूस में भी पंचवर्षीय योजनाएं जैसे कार्यक्रम लाए गए और विकास के लिए प्रयास किए गए। इसी से प्रभावित होकर भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने भी भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया ताकि भारत का भी विकास किया जा सके या भारत का विकास हो सके। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान से अखिल अखिल भारतीय कांग्रेस के युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि रूस की क्रांति तथा उसके समाजवादी मॉडल से प्रभावित थे, जिसकी अभिव्यक्ति हमें नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भी प्राप्त होती है। हमें इसकी अभिव्यक्ति नीति निर्देशक तत्वों से भी प्राप्त होती है कि वह नेता किस प्रकार से रूस के समाजवादी मॉडल से प्रेरित थे। अतः स्वतंत्रता के बाद भारत की नवगठित सरकार ने भी रूस के समाजवाद मॉडल का अनुसरण करते हुए भारत में समाजवादी की स्थापना करने के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया और इसी योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को लाया गया एवं क्रियान्वित किया गया। पहले लोकसभा चुनाव के बाद नवगठित सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास को एक बेहतर विकल्प के रूप में चुना कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही जो राजनेता थे उन्होंने विकास के एक बेहतर बेहतर विकल्प के रूप में चुना एवं इस विकल्प को अपनाया ताकि भारत का भी विकास एक पथ पे या एक क्रम में लगातार हो सके। इसीलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं प्रस्तुत की। इसी परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग के माध्यम से भारत में योजनाबद्ध तरीके से विकास का विकल्प चुना गया कि योजना आयोग के द्वारा ही भारत में विकास का विकल्प चुना गया। अब आती है पहली पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 1956 तक। इसी योजनाबद्ध विकास का पहला चरण हमें पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में प्राप्त होता है कि विकास का विकल्प चुनने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया और पहले चरण के रूप में हमें पहली पंचवर्षीय योजना प्राप्त होती है। यही योजना आयोग द्वारा निर्मित और क्रियान्वित पहली योजना थी। इसका समय था 1951 से 1956 तक। अब अध्यक्ष देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के अध्यक्ष वर्तमान के प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष उप प्रधानमंत्री रहेंगे। तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये स्वतंत्रवाद के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे, तो इसीलिए अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और इसी प्रकार आगामी प्रधानमंत्री ही पंचवर्षीय योजनाओं के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उपाध्यक्ष रहे गुलजारी लाल नंदा। इसी योजना में कृषि पर अत्यधिक बल दिया गया
क्योंकि उस समय खाद्यान्न की कमी प्रमुख समस्या थी। कि इस योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को अत्यधिक बल दिया गया, क्योंकि भारत उस समय आजाद हुआ था और बढ़ती जनसंख्या, और जैसा कि आपको पता है कि भारत के विभाजन से दो देश या दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, पाकिस्तान और भारत। उसी रूप में जो पहले से ब्रिटिश शासनकाल में कृषि पद्धति जो गिर गई थी, उसको सुदृढ़ एवं कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अत्यधिक बल दिया गया। इसके प्रमुख लक्ष्य थे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, मतलब महंगाई पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास। भाई शरणार्थी कौन थे? कि जब भारत का विभाजन हुआ तो कुछ भारत में और कुछ भारत से पाकिस्तान में गए, जो आए थे नए व्यक्ति, वो शरणार्थी थे। उनके पुनर्निवास या पुनर्वास की समस्या का समाधान करना, उनका पुनर्वास करना भी सरकार की एक जिम्मेदारी थी। मुख्यतः इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः 7 क्षेत्रों के लिए धन आवंटन किया गया। सिंचाई एवं ऊर्जा के लिए, यातायात एवं संचार के लिए, कृषि व सामुदायिक विकास के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, उद्योगों के लिए, भूमि पुनः सुधार भूमि पुनः सुधार पर भी धन आवंटन किया गया, और अन्य क्षेत्र एवं सेवाओं पर भी धन आवंटन किया गया। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य अधिक ध्यान कृषि पर था, कृषि क्षेत्र पर था। योजना के प्रमुख बिंदु, इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या है? क्योंकि ये योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया प्रारंभ, ताकि राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया पर जोर दिया गया, ताकि राष्ट्रीय आय बढ़ सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके। सॉरी। अच्छा मानसून, सिंचाई परियोजनाओं में निवेश, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड जैसी बांध परियोजनाओं पर भी अच्छा खासा निवेश किया गया। WHO की सहायता से शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने या शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अग्रसर। फलस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि का आधार निर्मित किया गया। इस योजना का अनुमानित लक्ष्य था GDP का 2.1% की वृद्धि, लेकिन इसी योजना ने अपने अनुमानित लक्ष्य से कई अत्यधिक अपने लक्ष्य से बढ़कर प्राप्त किया। मतलब ये योजना एक सफल योजना के रूप में उभरी, क्योंकि यह अनुमानित लक्ष्य से कई अधिक लक्ष्य प्राप्त किया। इसका अनुमानित लक्ष्य था GDP का 2.1%, इसने प्राप्त किया 3.6%। तो यह योजना एक सफलतम योजना के रूप में साबित हुई। फिर आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका समय काल रहता है 1956 से 1961 तक। पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता में खाद्यान्न उत्पादों में भारी वृद्धि के बावजूद अब सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत के औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। मतलब कह सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार औद्योगिक क्षेत्र पर अधिक या अत्यधिक बल देना चाहती थी, ताकि औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था, ताकि घरेलू उत्पादों में वृद्धि के साथ साथ घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ ही न केवल विदेशी आयात पर निर्भरता कम की जा सके, बल्कि रोजगार के अवसरों का भी सृजन किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा तो रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और विदेशों से आयात होने वाले सामग्रियों या सामानों पर भी निर्भरता कम होगी। इसका प्रमुख लक्ष्य था घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और आधारभूत संरचना का विकास करना। इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? कि पहला ये कि यह योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो कि एक महान सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्री रह चुके हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए संसाधनों का समुचित आवंटन करना, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखना, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। इस योजना के माध्यम से लोगों के जीवन
स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए गए। अब महालनोबिस मॉडल क्या था? यह मॉडल प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि भारत के एक प्रख्यात भारतीय सांख्यिकी और अर्थशास्त्री थे। इनके अनुसार भारत के औद्योगिक विकास क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाए तथा सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाए। इस मॉडल में उन्होंने बताया कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाए और उन औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उन्हें वित्त पोषित किया जाए या वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाए। इस योजना में मुख्यतः 5 क्षेत्रों के लिए धन आवंटन किया गया। पहला था खनन के लिए, फिर दूसरा था बिजली के लिए, तीसरा था परमाणु ऊर्जा के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी के लिए, फिर चौथा था कोयला के लिए और पांचवा था लोहा इस्पात के लिए। इन 5 क्षेत्रों पर धन के आवंटन के रूप में धन का वितरण किया गया। इस जीडीपी का अनुमानित लक्ष्य था 4.5%, लेकिन इसने प्राप्त किया जीडीपी का 4.3%। मतलब ये अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी सी रह गई, लेकिन सफलतम योजनाओं के क्रम में इसे भी एक सफल योजना के रूप में देखा जाता है। अब इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी? इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसी स्टील मिलों की स्थापना की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम 1957 में लाया गया। और अब इस योजना का मूल्यांकन क्या था? यद्यपि यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, किंतु इसके बावजूद इस योजना के माध्यम से भारत में औद्योगिक सुधारों की रूपरेखा अवश्य निर्मित हुई। भाई, इस योजना ने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, लेकिन इस योजना के माध्यम से भारत में औद्योगिक सुधारों के संबंध में एक रूपरेखा तैयार हुई, वो या रूपरेखा का निर्माण हुआ। इसी योजना अवधि के दौरान भारत में महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हुई, जिससे संसाधनों के कुशलतम दोहन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मार्ग निर्मित हुआ। इसी योजना काल की समाप्ति के समय भारत न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त कर चुका था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समापन के साथ साथ ही भारत न केवल कृषि के क्षेत्र में आगे हुआ, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी अग्रसर हुआ। अब आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1961 से 1966 तक के कार्यक्रम के बीच में इसे क्रियान्वित किया गया या इसे चलाया गया। पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्रमशः कृषि और औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रावधान किए गए थे। दोनों ही क्षेत्रों में आधारभूत प्रारंभ इन योजनाओं के माध्यम से किया गया कि पहली एवं दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत प्रारंभ किया गया, आधारभूत स्थापना की गई। अब केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना था जो कि आत्मनिर्भर होने के साथ ही परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को विकसित करने की क्षमता रखते हो। कि अब केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या था कि अर्थव्यवस्था को विकसित करने के साथ साथ ही आत्मनिर्भर करना भी इसका लक्ष्य था कि स्वयं ही अर्थव्यवस्था विकसित हो सके या स्वयं ही उसमें विकसित करने की क्षमता आ सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। इसके प्रमुख लक्ष्य क्या क्या थे? देश के संसाधनों में वृद्धि करना, तकनीकी उन्नति करना, सभी की क्षेत्रीय व राष्ट्रीय विकास में संलग्नता भाई सभी क्षेत्र की या सभी क्षेत्रों की राष्ट्रीय विकास में संयोग हो एवं संलग्नता हो, उसको भी प्राथमिकता दी गई। यह योजना जॉन सेंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, जिसके अनुसार प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र का विकास इस प्रकार किया जाए कि दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी
के रूप में स्वतः रूप से विकसित हो सके। सॉरी भाई, इस मॉडल के अनुसार प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास इस प्रकार से किया जाए ताकि वे एक दूसरे के पूरक के रूप में उभरे है, उनका विकास एक दूसरे के पूरक के रूप में हो सके। इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? इस योजना के प्रमुख बिंदु थे कि संविधान के सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना, ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण करने पर बल जिन्हें अगले 15 वर्षों में प्राप्त किया जा सके। ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण करना कि ताकि उन्हें आने वाले 15 वर्षों में प्राप्त किया जा सके। इसी योजना के माध्यम से राष्ट्रीय आय को प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ाना, खाद्यान्न के क्षेत्रों में स्वावलंबी बनना, उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। इस योजना का अनुमानित लक्ष्य था 5.7%, लेकिन यह अपने अनुमानित लक्ष्य से आधे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। इसने जीडीपी का 2.8% प्राप्त किया। इसने इतना ही कम प्राप्त कैसे किया, तो हम आगे जानेंगे कि भाई यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य से इतना कम ही प्राप्त क्यों कर पाई, क्योंकि उस समय चीन और पाकिस्तान से युद्धों का सामना भी भारत को करना पड़ा था। इसकी प्रमुख उपलब्धियां थी कि गहन कृषि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1963 से 1964 के मध्य, सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964 से 1965 के मध्य, कृषि लागत आयोग की स्थापना हुई 1965 में, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा पेश की गई 1965 में, कांडला में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का निर्माण हुआ, प्रसंस्करण क्षेत्र का की स्थापना की गई 1965 में, भारतीय औद्योगिक विकास संस्था का निर्माण या स्थापना की गई 1964 में। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की स्थापना, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए राज्य को उत्तरदायी किया गया, राज्य विद्युत बोर्ड तथा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। यद्यपि यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, किंतु इस योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुए, जो आगे चलकर न केवल हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति का आधार बने, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी शिक्षा क्रांति का उदय हुआ। वह इस योजना के माध्यम से हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति का आधार का निर्माण हुआ, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का उदय हुआ। योजना द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाने का प्रमुख कारण था कि 1962 में भारत और चीन का तथा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 के मध्य। तो इस ही युद्ध के चलते ये अपने अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। यह एकमात्र योजना थी जिसमें कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। भाई यह एकमात्र ऐसी योजना थी जिसमें कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। फिर इस योजना के पश्चात कुछ समय के लिए योजना को स्थगित कर दिया गया, जिसे योजना अवकाश के रूप में भी जाना जाता है। योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। इस कालक्रम के मध्य किसी भी प्रकार की पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। सॉरी, योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण क्या था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना का विफल होना। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में, जिसका कालक्रम है 1969 से 1974 के मध्य। चौथी पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष थे डी.आर. गाडगिल। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना और अधिकतम आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इस योजना का मूल लक्ष्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। यह योजना ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। अब ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल क्या होता है? यह मॉडल अशोक रुद्र और एथन एस मानो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके दो प्रमुख आधार हैं। एक और उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त
विस्तार की व्यवस्था करना ताकि जन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। भाई इसी के दो आधार थे इस मॉडल के कि उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति को पर्याप्त विस्तार की व्यवस्था करना ताकि जन आवश्यकताओं या आम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। और दूसरा आधार था कि मूलभूत एवं उद्योग का विस्तार करना ताकि जितनी जल्दी संभव हो सके आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। भारत को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर या अग्रेसित कर सके। इस योजना का अनुमानित लक्ष्य था जीडीपी का 5.6%, लेकिन इसने जीडीपी का 3.3% ही प्राप्त किया। फिर भी यह योजनाएं सफलतम योजनाओं के रूप में जानी जाती है। इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी? इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी कि गहन कृषि विकास कार्यक्रम लाए गए, हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया, 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, स्माइलिंग बुद्धा नामक भूमिगत परमाणु का परीक्षण सफल किया गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्संगठन किया गया, गरीबी हटाओ का नारा भी इस योजना के मध्य दिया गया। सॉरी। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योग, यातायात, ऊर्जा तथा खाद्यान्न पर कुल आवंटित धनराशि का लगभग 27% खर्च किया गया, जबकि कृषि के लिए 18% निर्धारित किया गया। कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही उद्योगों पर और यातायात पर, ऊर्जा पर, खाद्यान्न पर कुल आवंटित धनराशि 27% खर्च किया गया, जबकि कृषि के लिए 18% निर्धारित किया गया था। यद्यपि यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, किंतु इस समय अवधि के दौरान भारत हरित क्रांति जैसी संकल्पनाओं का आधार प्रदान किया, बल्कि परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भी अपने कदम बढ़ाए। भाई इस योजना ने अपने अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त तो नहीं किया, लेकिन हरित क्रांति और परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाए। इसके अलावा भारत हाल ही में 2 युद्धों का आर्थिक दबाव झेल चुका था, इसलिए रक्षा क्षेत्र के लिए भी धन आवंटित किए जाने की आवश्यकता थी ताकि भविष्य के लिए सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा सके। इसी योजना के अंतर्गत रक्षा प्रणाली पर भी धन आवंटित करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया ताकि आगे युद्ध जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। अब आती है 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं 1976 से 1978 के मध्य। इस योजना को शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया। जानेंगे क्यों? क्योंकि उस समय राजनीतिक अस्थिरता के कारण आपसी समाजवादी पार्टियों या आपसी राजनीतिक पार्टियों द्वारा योजनाओं का समापन किया गया और एक वर्षीय योजना के कार्यक्रम लाए गए। इस योजना का मूल लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। मॉडल डीपी दर पर आधारित था। अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी और उपाध्यक्ष थे पीएन हक्सर। इसी योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, न्याय करना, कृषि उत्पादन और रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित या कृषि उत्पादन रक्षा क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देना। इसी जीडीपी का अनुमानित लक्ष्य था 4.4%, लेकिन इसी योजना ने अपने अनुमानित लक्ष्य से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया और जीडीपी का 4.8% की वृद्धि किया, 4.8% का लक्ष्य प्राप्त किया गया। मतलब यह भी एक सफलतम योजना के रूप में उभरी। इस योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 20 सूत्री कार्यक्रम, इसका मकसद गरीबी कम करना था और देश के वंचित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना था। इस कार्यक्रम में कई सामाजिक आर्थिक पहलुओं जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण को शामिल किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम की तहत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लाए गए। 1975 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई ताकि अवसंरचनात्मक विकास किया जा सके। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास था, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में
20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से पूरा करने का प्रयत्न किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना कठोर आपातकाल के कारण यद्यपि कमजोर कार्यान्वयन से ग्रस्त रही, इसके बावजूद इसने अपने निर्धारित विकास दर लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। वही पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल भी लगा, लेकिन फिर भी इसने अपने अनुमानित लक्ष्य से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया। इसी योजना की अवधि के दौरान केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ तथा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित नई सरकार ने इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया, अर्थात अपनी समय अवधि पूर्ण होने से पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया। अब केंद्र सरकार इसकी जगह रोलिंग प्लान 1978 से 1980 को लेकर आई। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय डीटी लकड़वाला को दिया जाता है। दरअसल तत्कालीन नवगठित सरकार छठी पंचवर्षीय योजना ही लेकर आई थी, किंतु 1980 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद पुनः कांग्रेस सरकार आई और उसने भी चालू योजना को खारिज कर नए सिरे से छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। अब छठी पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ होती है 1980 से 1985 तक। सॉरी। इसी योजना का मूल लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता। भाई गरीबी को खत्म करना एवं गरीबी को खत्म करने के साथ साथ ही तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना या तकनीकी क्षेत्र में जन सहभागीदारी को बढ़ाना। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसकी अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष थे शंकर राव चौहान। इस योजना के उद्देश्य थे ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना, मतलब गांव में जो गरीबी थी उसको खत्म करना, सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना का विकास करना या संरचना का निर्माण करना, परिवार का नियोजन करना। इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम परिवार नियोजन के लक्ष्य को रखा गया, परिवार नियोजन के सुझाव को लाया गया। इस योजना का अनुमानित लक्ष्य था 5.2% और इसी योजना ने पहले की भांति ही अपने अनुमानित लक्ष्य से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया और एक सफलतम योजना के रूप में उभरी। इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, नाबार्ड बैंक की स्थापना, परिवार नियोजन लागू क्रम की शुरुआत की गई। छठी पंचवर्षीय योजना काफी सीमा तक सफल रही क्योंकि इसमें निर्धारित विकास दर से अधिक का लक्ष्य प्राप्त हुआ था तथा साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी व्यापक सफलता प्राप्त हुई। परिवार को लेकर नियोजन कैसे करना है उसके बारे में भी बताया गया। इसी योजना में नेहरू के समाजवादी मॉडल का त्याग करते हुए आर्थिक उदारीकरण की दिशा में लघु कदम बढ़ाए गए कि इस योजना में ही समाजवादी मॉडल का त्याग करते हुए आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम उठाए गए। इन्हीं छोटे आर्थिक उदारीकरण के प्रयासों ने 1991 के बड़े आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। भाई इन्हीं ही छोटे छोटे आर्थिक उदारीकरणों की दिशा में लघु कदमों ने ही 1991 में बड़े आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया है, आर्थिक सुधारों के लिए मार्ग का निर्माण किया या एक आधार प्रस्तुत किया। इसी योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि अब तकनीकी अर्थात सेवा क्षेत्र को विकास दर बढ़ाने के लिए एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। भाई इसी योजना के अंतर्गत तकनीकी अर्थात सेवा क्षेत्र को विकास की दर बढ़ाने के लिए अग्रसर किया गया, इन क्षेत्रों को आगे लाया गया क्योंकि इससे पूर्ववर्ती सभी पंचवर्षीय योजनाएं मूलतः कृषि क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के उन्नयन तक ही सीमित थी। अब आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय रहता है 1985 से 1990 के मध्य। इस सातवीं पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य था कृषि विकास प्रेरित समृद्ध रणनीति। यह आगत निर्गत का विस्तार मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष थे श्री राजीव गांधी और उपाध्यक्ष थे मनमोहन सिंह। मनमोहन है। इस योजना के उद्देश्य थे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, विकास एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, रोजगार प्लस सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।
इस योजना का अनुमानित लक्ष्य था 5 जीडीपी का 5% वृद्धि, लेकिन इस योजना ने पहले की भांति ही अपनी पूर्व पंचवर्षीय योजनाओं के भांति ही अपने अनुमानित लक्ष्य से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया और अपने सफलतम योजनाओं की सूची में अपना नाम दर्ज किया। इस योजना की प्रमुख उपलब्धि थी कि पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण में वेतनपरक रोजगार उत्पन्न करना था। साथ ही पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटरीकरण के युग का शिलान्यास किया। भाई सातवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से ही राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटरीकरण के युग का शिलान्यास किया है, युग को लाए या युग में प्रवेश किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में बाहरी तथा पूंजी प्रधान उद्योगों पर आधारित योजना के आधार पर कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। वस्तुतः सातवीं पंचवर्षीय योजना ने न केवल 1991 के आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि 21वीं सदी के प्रौद्योगिक युग का भी निर्माण किया। 21वीं सदी के प्रौद्योगिक युग की भी नींव रखी। हालांकि यह योजना अपने निर्धारित विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही, किंतु इस अवधि के दौरान भुगतान संतुलन अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस योजना के अंत तक भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति अत्यंत बिगड़ गई थी, जो कि संभवतः इस योजना अवधि का सबसे नकारात्मक पक्ष रहा। भाई सातवीं पंचवर्षीय योजना सफलतम होने के साथ साथ एक नकारात्मक दृष्टि से भी देखी जाती है, क्योंकि इसी योजना के अंतर्गत भारत का भुगतान संतुलन बिगड़ा और एक नकारात्मक पक्ष के रूप में उभरा। 1990 से 1962 के दौरान केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना को निर्धारित समय पर शुरू नहीं किया जा सका। वही राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं को समय पर शुरू नहीं किया जा सका। अतः 1990 से 1991 तथा 1991 से 1992 के दौरान वार्षिक योजनाओं का संचालन किया गया और वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही विकास किया गया। इन्हीं वार्षिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना तथा सामाजिक अवसंरचना का विकास करना रहा। भाई इन वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना एवं सामाजिक अवसंरचनात्मकता का विकास करना ही मूल लक्ष्य रखा गया। अब आते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में, जिसका समय था 1992 से 1997। सॉरी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मूल लक्ष्य था मानव संसाधन को बढ़ावा देना। मॉडल जन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। इस समय इसके अध्यक्ष थे पीवी नरसिम्हा राव, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, और उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। दरअसल इससे पूर्ववर्ती योजनाओं में मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों पर ही बल दिया गया था, किंतु आठवीं योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को भी ध्यान में रखा गया। आठवीं योजना के अंतर्गत प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों के साथ साथ सेवा क्षेत्र पर भी अत्यधिक बल दिया गया। 1991 के आर्थिक सुधार लागू होने तथा कंप्यूटरीकरण की नींव भारत में रखने पर योग्य एवं कुशल मानव बल की आवश्यकता महसूस हुई। साथ ही जॉन डब्ल्यू मॉडल भी इस अवधारणा पर आधारित था कि मानव को भी अर्थव्यवस्था के एक मुख्य संसाधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए तथा उसे विकास पर बल दिया जाना चाहिए। बस इस अर्थव्यवस्था में जॉन डब्ल्यू मॉडल के आधार पर अर्थव्यवस्था में मानव संसाधनों पर भी अधिक ध्यान दिया गया। इस योजना के उद्देश्य थे मानव संसाधन का विकास करना, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास करना, नियंत्रण भुगतान संतुलन। इस योजना का अनुमानित लक्ष्य था जीडीपी का 5.6%, लेकिन इसने पहले की बात ही अनुमानित लक्ष्य से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया और सफलतम योजनाओं की श्रेणी में अपना नाम दर्ज किया। इसी योजनाओं की प्रमुख उपलब्धि थी कि भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना 1995 में।
आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम लागू किए गए जाने के बाद शुरू की जाने वाली पहली योजना थी। भाई यह आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम लागू किए जाने वाले एलपीजी आने के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद शुरू की जाने वाली पहली योजना थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया को शुरू किया गया। जेबी रामकृष्ण की अध्यक्षता में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन किया गया 1996 में। भारत में व्यापार खाते में रुपए को आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया 1993 में। दोहरी विनिमय दर प्रणाली का समापन किया गया 1993 में। स्थानीय सांसद विकास निधि योजना शुरू की गई 1994 में। निजी क्षेत्र में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई 1995 में। भारत की पहली डिपॉजिटरी सिस्टम एनएसडीएल की स्थापना सेबी द्वारा 1996 में किया गया। महिला समृद्धि योजना एवं राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना लाई गई 1995 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना देश की पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद जारी व्यष्टि आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया गया। वही यह वह 8वीं पंचवर्षीय योजना देश की पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत ही स्वतंत्रता के बाद व्यष्टि आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया गया था। अब आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना है जिसका समय रहता है 1997 से 2002 तक। इस योजना का मूल लक्ष्य था सामाजिक न्याय, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को आगे बढ़ाना। यह उदारीकृत मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, उपाध्यक्ष थे मधु दंडवते। इसके योजना का उद्देश्य था पूर्ण पैमाने पर रोजगार प्राप्त कराना, घरेलू संसाधनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, तीव्र औद्योगिकरण करना, खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। और इस योजना का अनुमानित लक्ष्य था 6.5%, लेकिन यह योजना अपने अनुमानित लक्ष्य से कम लक्ष्य को प्राप्त कर पाई। इसने जीडीपी का 5.4% ही प्राप्त किया। इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रही? इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां रही कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को रणनीतिक तथा गैर रणनीतिक वर्ग विभाजित किया गया वर्ग भर विभाजित किया गया। 1997 में पीएसयू स्वायत्तता प्रदान करने के लिए नवरत्न तथा मिनी रत्न की श्रृंखला शुरू की गई। नवरत्न तथा मिनी रत्न कंपनी की श्रृंखला शुरू की गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई 1997 में। गंगा कल्याण योजना शुरू की गई 1998 में। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 1998 में लाई गई। सुपर एक्सप्रेस हाईवे परियोजना लाई गई ताकि भारत की अवसंरचनात्मक विकास किया जा सके और अवसंरचनात्मकता को सुदृढ़ किया जा सके 1998 में। फेरा के स्थान पर फेमा लागू किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया 2000 में। खाद्यान्नों का भंडारण सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न बैंक योजना लाई गई 2001 में। संपूर्ण रोजगार योजना लाई गई 2001 में। हालांकि यह योजना अपने विकास दर के अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। क्यों रही असफल? क्योंकि उस समय कारगिल युद्ध के कारण योजना असफल रही। किंतु इस योजना के अंतर्गत 1991 में लागू हुए आर्थिक सुधारों को गति मिली। भाई 9वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से 1991 के लागू आर्थिक सुधारों को गति प्रदान की गई। अब आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। इस योजना का मूल लक्ष्य था सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यह व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। उस समय इसके अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी और उपाध्यक्ष थे केसी पंत। इस योजना का उद्देश्य था भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराना, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को 16% से कम करना, क्योंकि उस समय जनसंख्या विस्फोटक के रूप में बढ़ रही थी, तो उस जनसंख्या वृद्धि दर को 16% से कम करना, लैंगिक अंतराल को कम करना, सेवा क्षेत्र को तीव्रता प्रदान करना और प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सभी तक कराना। इस योजना का अनुमानित लक्ष्य था जीडीपी का
8%। लेकिन इस योजना ने तुलना की पहले की बात ही, मतलब इससे पूर्व योजना की बात ही अपने लक्ष्य को कम, अनुमानित लक्ष्य से कम लक्ष्य को प्राप्त किया। इसने जीडीपी का 7.6% ही प्राप्त किया। इस योजना की उपलब्धि क्या क्या रही? निर्मल भारत अभियान 2002, सामुदायिक शौचालयों की सुविधा का विस्तार किया गया। अफ्रीकी फोकस कार्यक्रम 2002, अफ्रीकी महाद्वीप में भारतीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाना तथा उनकी मांग उत्पन्न करने से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। कृषि मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई 2003 में। राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना लाई गई 2004 में। राष्ट्रीय कृषि आयोग स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया स्वामीनाथन आयोग के द्वारा 2004 में। प्रथम राष्ट्रीय विदेशी व्यापार नीति 2004 में लाई गई निर्यात को संवर्धन करने के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लाया गया। नरेगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने के लिए लाई गई। और साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी लाया गया 2005 में ही। भारत निर्माण कार्यक्रम 2006 और ग्रामीण बाधा सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं भी लाई गई और कार्यक्रम चलाए गए। और फिर आता है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, एफआरबीएम लागू किया गया। सार्क इसके अंतर्गत सार्फेसी एक्ट भी लागू किया गया। इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई। वही इसी योजना के अंतर्गत पहली बार राज्य के साथ विचार विमर्श करके राज्य के अनुसार ही विकास दर को निर्धारित किया गया। अब आती है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय रहता है 2007 से लेकर 2012 तक। इसका मूल लक्ष्य रहता है समावेशी विकास करना, मतलब समाज के उस पिछड़े से पिछड़े वर्ग का भी विकास किया जा सके, वह लक्ष्य इसमें रखा गया। मॉडल था योजना आयोग का प्रारूप पत्र पर आधारित था ये। इसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह आहुल आहलूवालिया। इसका उद्देश्य था साक्षरता को 85% तक बढ़ाना, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देना, रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर पैदा करना, प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर पर लाना, 2009 तक सभी के लिए पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, 0 से लेके 3 वर्ष की आयु में बच्चों में कुपोषण के स्तर में 50% की कमी करना है, कुपोषण को कम करना, लिंग अनुपात को बढ़ाकर 2011-12 तक 1935 से 16-17 तक 1950 करना, प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा मुहैया कराना, सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना, देश के वन क्षेत्र में 5% की वृद्धि करना। अब देखिए उस समय ही ऐसे पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उस समय से ही कदम उठाए जा रहे हैं जो आज के सॉरी जो आज की आवश्यकता के अनुरूप है। इस योजना का अनुमानित लक्ष्य था 8 पॉइंट जीडीपी का 8.1% की वृद्धि करना, लेकिन इसने अपने अनुमानित लक्ष्य से कम लक्ष्य की प्राप्ति की। इस योजना की प्रमुख उपलब्धि थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, 3 घटक चावल मिशन, दाल मिशन और गेहूं मिशन को शामिल किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। राष्ट्रीय कृषि श्रम सम विकास योजना 2007, कृषि क्षेत्र में पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करना था इसका उद्देश्य। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई 2007 में, असंगठित क्षेत्रों में बीपीएल वाले परिवारों के लिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन 2009 लाया गया, माध्यमिक शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। साक्षर साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 लाया गया, महिला साक्षरता पर अधिक बल देने के लिए, ताकि महिला भी शिक्षित हो सके, एजुकेटेड हो सके। पीएसयू की एक नई श्रेणी महारत्न शुरू की गई 2010 में। अपंग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा योजना लाई गई 2010 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लाया गया 2010 में, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका उद्देश्य रखा गया। राजीव आवास योजना 2010 में स्लम मुक्त भारत बनाना। महाशक्ति महिला सशक्तिकरण योजना 2010 में लाई गई। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011, देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रखा गया।
2022 तक विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी जीडीपी में बढ़ाकर 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में समावेशी विकास की अवधारणा को लागू किया गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा देश में समावेशी विकास की अवधारणा को लागू किया गया था। अब आती है हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना, जो कि है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय काल रखा 2012 से लेकर 2017 तक। इस योजना का मूल लक्ष्य था तीव्र, अधिक समावेशी विकास और सतत विकास करना। इसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। इस योजना के उद्देश्य थे गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना, और वही कुपोषण 0 से 3 साल तक कुपोषण के बच्चों को कम करना। 2017 तक सभी गाँव को बिजली उपलब्ध कराना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी इसी योजना के अंतर्गत दिया गया। बाल लिंग अनुपात में सुधार लाना तथा नारी शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लाई गई। छोटे कारोबारियों को ऋण की सुविधा प्रदान कराना इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया। उजाला योजना 2015 में लाई गई। इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। डिजिटल इंडिया मिशन लाया गया 2015 में। सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। उदय लाया गया 2015 में। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उभारना। स्टार्टअप इंडिया 2016 लाया गया, नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। स्टैंडअप इंडिया 2016 में लाया गया, एससी एसटी तथा महिला उद्यमियों को नए उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान कराना इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया। 1 जनवरी 2015 को नवगठित केंद्र सरकार ने रूसी विकासवादी मॉडल पर आधारित योजना को समाप्त कर दिया तथा इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। योजना प्लस आयोग की समाप्ति के साथ ही भारत में स्वतंत्रता को से लेकर चली आ रही पंचवर्षीय योजनाओं की परंपरा को भी समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर राष्ट्रीय विकास एजेंडा के रूप में त्रिआयामी विकास रणनीति अपनाई गई। इसमें राष्ट्रीय विकास एजेंडा क्या था? 3 वर्षीय कार्य एजेंडा अपनाया गया, त्रिवर्षीय, 7 वर्षीय, 15 वर्षीय, और 3 वर्षीय कार्य, 7 वर्षीय, 15 वर्षीय कार्य के एजेंडे को अपनाया गया। और इसी के अंतर्गत अब विकास की प्रक्रिया की जाती है, विकास किया जाता है। तो आज हमारी पंचवर्षीय योजनाएं खत्म होती है। हमने पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की और उनका अध्ययन किया और उन्हें जाना और उनको पूर्ण किया, जो आज़ादी से चली आ रही है, लेकिन अब त्रिआयामी एजेंडे के रूप में विकास कार्य किए जाते हैं और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।